नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा। आज का वीडियो मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत जो है ये भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में ही आते हैं। और आज हम जो स्रोतों वाली जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसका पार्ट 3 है। तो पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत होते क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और पुरातत्व क्या होता है ये पता होना चाहिए कि पुरातत्व जो है अवशेषों की सहायता से मानव के इतिहास को जानना होता है। कि जो भी अवशेष हमारे पास मिलते हैं जो कभी मानव ने इस्तेमाल की है उसकी सहायता से जब हम मानव के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो वो जो शास्त्र होता है, वो जो विद्या होती है, उसको हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व के जो अवयव है वो क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, संस्कृति की बात करेंगे। आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता या कोई भी संस्कृति है ना, बाड़ा संस्कृति या कोई अन्य संस्कृति जो पुरातत्व से संबंधित होती है। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति एक विस्तृत जो क्षेत्र होता है उसमें जब एक जैसे हमें अवशेष मिलते हैं, जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हमें बहुत बड़े भूभाग पर मिलते हैं, पाकिस्तान में, इधर अपने भारत में। तो ये सारा क्षेत्र एक संस्कृति के अधीन है क्योंकि यहाँ पर एक जैसे अवशेष हमें मिलते हैं। बट ये अवशेष क्या होते हैं? अब अवशेष वो चीज़ें होती है जो कभी मानव द्वारा या तो उपयोग में की गई हो, उपयोग में लाई गई हो, या मानव द्वारा बनाई गई हो। फिर उद्योग क्या होते हैं? पुरातात्विक उद्योग क्या होते हैं? जब हम एक जैसे जो अवशेष है उसको बनाने की जो तकनीक होती है उसको हम पुरातात्विक उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी अवशेष है ये हमें कई तरीक़ों से प्राप्त होते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है क्षेत्रीय पुरातत्व। क्षेत्रीय पुरातत्व मतलब जब हम पुरास्थलों की खोज करते हैं और वहाँ पर जो पूरा अवशेष है उसको प्राप्त करते हैं। तो इसमें सर्वेक्षण और उत्खनन दो तरह की टेक्निक्स होती है। सर्वेक्षण में क्या होता है कि जब हम पुरास्थलों पे जाते हैं और वहाँ पर जो भी अवशेष होते हैं उनको प्राप्त करते हैं, जिस अभियान के अंतर्गत हम उनको प्राप्त करते हैं उसको सर्वेक्षण कहते हैं। फिर उत्खनन क्या होता है? जब हम पुरास्थलों में जाकर वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करते हैं और जो भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उनको इकट्ठे करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, तो उसको उत्खनन कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है हमें? इसमें हो सकता है हमें बड़े स्मारक मिले, जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा या उसमें देखा होगा कि हमने बड़े बड़े अवशेष वहाँ पे मिले हैं, स्मारक मिले हैं, पूरे के पूरे नगर मिले हैं। या औज़ार हो सकते हैं। हम बोलते हैं कि आदि मानव के औज़ार हमें मिले हैं, तो आदि मानव के औज़ार जो पत्थर के औज़ार है या हड्डियों के है, लकड़ी के है, वो औज़ार हो गए। उपकरण हो गए। उपकरण जैसे आप खेती के लिए जो उपकरण इस्तेमाल करते हो वो उपकरणों में आ जाते हैं। फिर मृदभांड हो गए। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, या ज़रूरी नहीं मिट्टी के बर्तन हो सकता है कोई मेटल के, कोई धातु के भी हमें बर्तन मिल सकते हैं। तो ये भी क्या आता है? ये सारे अवशेषों में आता है। फिर हम यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि क्या है। आप ये देख सकते हो कि ये सबसे पहला जो फ़ोटो है हमारे पास, ये क्या है? इसमें सर्वेक्षण किया जा रहा है। लोग जो है फील्ड में गए हैं, पुरास्थल पे गए हैं, तो ये वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, अवशेषों को ढूंढ रहे हैं। इसके नीचे भी ये सर्वेक्षण हो रहा है, ये भी सर्वेक्षण हो रहा है। फिर इसके अगर राइट में देखेंगे आपको एक कंकाल दिख रहा होगा, तो ये खुदाई से प्राप्त है। खुदाई जब सिस्टमेटिक तरीके से होती है, वैज्ञानिक तरीके से होती है, तो हमें ऐसे कई अवशेष मिलते हैं। इसके साइड में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो आपको स्तर दिखा रहा है। ठीक है, हमने खुदाई की है तो खुदाई को ऐसा नहीं है कि आप बुलडोज़र या बड़ी मशीन लेकर कहीं चले गए और खुदाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है।
बहुत महीन तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से खुदाई की जाती है और फिर हमें भूमि के जो अलग अलग स्तर दिखते हैं मिट्टी के अंदर, तो उनको स्तर कहा जाता है, उनको उनकी पहचान की जाती है। उसके नीचे आपको फिर एक और खुदाई का ही एक नमूना मिल रहा है आपको। तो ये भी इस तरह से हम खुदाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, ये मोहनजोदाड़ो जो टीला है वहाँ पे जो खुदाई हो रखी है उससे जो प्राप्त अवशेष है वो आप देख सकते हो। इसके नीचे आप औज़ार देख रहे हो। ये औज़ार जो है ये आदि मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तु है। फिर आप देख रहे हो मिट्टी के बर्तन। ये मिट्टी के बर्तन वैसे सिमेट्री एच एक कल्चर है, संस्कृति है, उससे संबंधित है। तो ऐसे ही बहुत सारी संस्कृतियां हैं जिससे संबंधित हमारे पास अवशेष मिलते हैं। अब पुरातत्व में वैज्ञानिक जो तकनीक होती है वो किस तरह की होती है, क्या क्या हम इसमें उपयोग करते हैं। तो वैज्ञानिक तकनीक या विज्ञान का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं पुरातत्व में। एक तो तिथि निर्धारण के लिए। अब कोई भी अवशेष हमें अगर मिलता है उसकी तिथि क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे कारगर जो तरीका है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन ये एक आइसोटॉप्स होता है C14 या C14। तो ये जितने भी जीवित प्राणी है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ ये कार्बन 14 भी हमारे अंदर जाता है और तब तक जमा होता रहता है जब तक कोई सांस ले रहा है। जब सांस लेना बंद कर लेते हैं तो कार्बन का जमाव बंद हो जाता है और कार्बन 14 आइसोटॉप है, ये अपने स्टेबल कंडीशन में आने के लिए फिर इसका क्षय होना शुरू होता है और धीरे धीरे ये ख़त्म होता रहता है। तो इसकी जो ख़त्म होने की दर है उसको मापा जाता है और उसका तिथि निर्धारित की जाती है। ऊष्मदीप्ति उन वस्तुओं के लिए या अवशेषों के लिए उपयोग होता है जो कभी हीट हुई हो, गर्म हुई हो। फिर पोटेशियम आर्गन। पोटेशियम आर्गन जो है ये ज्वालामुखी जो ऐश होती है, ऐश मतलब कि राख, उस पर ये चीज़ें ट्रैप हो जाती है। पोटेशियम जो आर्गन में बदलता है, तो जितना अनुपात में बदला होता है उसके अनुसार हम उसकी डेटिंग करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक चक्रण अनुवाद ESR कहा जाता है इसको। तो ESR भी एक तरीका है जो कि जो जीवित वस्तुएं हैं उसका काल निर्धारण के लिए उपयोग में लाई जाती है। फिर वृक्षवल्य जो है, आपने कभी देखा होगा कोई भी वृक्ष, उसका अगर तना काटोगे तो उसके अंदर जो है कई तरह के हमें रिंग दिखेंगे। तो उन रिंगों को गिनकर जो है हम वृक्ष की आयु निकालते हैं। फिर अवशेषों का विश्लेषण किया जाता है। फिर आर्कियोमेट्री क्या होता है। आर्कियोमेट्री होता है जब हम कुछ ऐसे साइंस का उपयोग करते हैं जिससे हमें जो भी उसमें क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे मृद भांड है या धातु है, उसका जब रासायनिक विश्लेषण किया जाता है तो वो आर्कियोमेट्री में आता है। तो इसमें जैसे मिट्टी में अंदर नाइट्रोजन का अनुमान लगाया जाता है। तो मिट्टी में जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो तो वहाँ पर मतलब कभी पशु ज़्यादा मात्रा में रहे हो या बांधे गए हो, इससे हमें पता चलता है। फिर नेक्स्ट है जीवाश्म का अध्ययन। अब जीवाश्म हमें कई तरह के मिलते हैं, तो इसके लिए जो आर्कियोबॉटनी है या आर्कियोजूलॉजी है उसकी सहायता ली जाती है। आर्कियोबॉटनी की सहायता से जो भी वृक्षों के जीवाश्म या वृक्षों से संबंधित, पौधों से संबंधित, वनस्पति से संबंधित जो भी हमें अवशेष मिलेंगे, जीवाश्म मिलेंगे, वो हम आर्कियोबॉटनी के तहत समझते हैं। जब हमें कोई पशु से संबंधित या जो भी जानवर है उससे संबंधित कोई अवशेष मिलता है उसको हम आर्कियोजूलॉजी के अंतर्गत समझते हैं। फिर पर्यावरण का अध्ययन भी होता है और उस पर्यावरण अध्ययन की जो विशेष शाखा है उसको पर्यावरणीय पुरातत्व कहा जाता है। इसमें प्राचीन इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश की जाती है। फिर पूरा नृतत्व शास्त्र। अब आपको पता होगा एथनोलॉजी
या हम कह सकते हो कि एथनो होता है जो मानव है, ठीक है, मानव से संबंधित। आर्कियोलॉजी मतलब जो पुराने मानव है उनको समझने की कोशिश की जाती है आज के मानव को समझकर। एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, जो आजकल का मानव है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। और एंथ्रो आर्कियोलॉजी में जो प्राचीन मानव है उसको समझने का प्रयास किया जाता है, लेकिन किसकी सहायता से, आज के इंसान की सहायता से। जैसे जनजातियां हैं, उनका संस्कार कैसे है, उनकी परंपराएं कैसी है, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हम प्राचीन, वैसे ही जो मानव प्राचीन काल में रहते थे उनकी संस्कृति सभ्यता को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल, आपको पिक्चर दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले जो रेडियो कार्बन है, जो डेटिंग के बारे हमने बात की थी उसके बारे में बताया गया है। उसके नीचे थर्मोल्यूमिनेसेंस जो डेटिंग है वो कैसे एनालाइज की जाती है। फिर आपको वृक्ष का एक तना दिख रहा होगा जिसको वृक्ष वल्य, मैंने आपको बताया था कि तने में कई तरह के रिंग होते हैं, जो आपको वो रिंग यहाँ पे भी दिख रहे हैं। उसके नीचे आपको एक जीवाश्म दिख रहा है, ये छिपकली का जीवाश्म है और ये एक पत्थर में आपको मिला है। फिर ऊपर आपको दिख रहा है परागकण। परागकण होते मतलब ये फूल के अंदर जो कण होते हैं छोटे छोटे, इनको परागकण कहा जाता है। ये भी फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब पराग झड़ेंगे हवा से, फिर पानी के साथ जाके कहीं इनका जमाव हो जाता है। फिर उस जमाव को बाद में उसका अध्ययन करके हम प्राकृतिक जो जलवायु है, इन्वायरमेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, या कौन सा पौधे का वो पॉलन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके नीचे आपको दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में जाकर अध्ययन कर रहे हैं। इसको एंथ्रो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें जब हम पुरातत्व की बात कर रहे हैं तो पुरातत्व में हमें कई तरह के अवशेष मिलते हैं। अभी तक हमने बात की कि हमें किस तरह के कोई मृद भांड मिल रहा है, औजार मिल रहा है, उपकरण मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। जब लिखित सामग्री हमें कुछ मिलती है तो उसको पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो पुरालेख शास्त्र क्या होता है? ये होता है अभिलेखों का अध्ययन। तो अभिलेखों का अध्ययन करना पुरालेख शास्त्र होता है। अब पुरालेख क्या होता है? पुरालेख होता है कि किसी भी सतह पर जब कोई लिखी हुई चीज़, उकेरी हुई चीज़ हमें मिलती है तो वो पुरालेख होता है। आपको एक साइड में इमेज दिख रही है, इमेज में देखो लिखा हुआ है, ये इमेज जो है ये अशोक का जो स्तंभ है उसमें उकेरी गई, अशोक के द्वारा जो धम्म लिपि उकेरी गई है उसका एक एग्जाम्पल है। अब पुरालिपि शास्त्र होता है प्राचीन लिपियों को समझने की शाखा, क्योंकि आजकल हम देवनागरी, रोमन इस तरह की लिपियां समझते हैं, उसी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो प्राचीन लिपियां रही है, ब्राह्मी है, कुटिल है, कोई अन्य लिपि है, खरोष्टी, तो उनको जब समझा जाता है, उसको जो समझने की प्रक्रिया है, शाखा है, उसको पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। हड़प्पाकालीन लिपि आपको पता होगा, ब्राह्मी लिपि आपको पता होगा, खरोष्टी लिपि आपको पता होगा, सिद्ध मातृका, कुटिल, तमिल, ग्रंथु, वट्टिलट्टू, ऐसी कई लिपियां हैं जिसका अध्ययन करके प्राचीन सभ्यता को समझने की या अभिलेखों को समझने की कोशिश की जाती है। फिर अभिलेखों में कई तरह की भाषा होती है। अब दक्षिण भारत में आप जाओगे तो उसमें आपको तमिल मिल सकती है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरह की भाषा आपको मिल सकती है। उत्तर में आप आओगे तो उसमें पाली, प्राकृत, आजकल हिंदी, या थोड़े पहले आप जाओगे संस्कृत भाषा में भी कई अभिलेख लिखे गए हैं, या जो रीजनल लैंग्वेजेस रही है उसमें भी कई तरह के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। फिर अभिलेखों में जो तिथियां होती है वो किस तरह की होती है? अब अभिलेखों की जो तिथियां हैं, जब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कई बार एकदम मतलब क्लियर नहीं दिखती है, कि जैसे आजकल लिखा जाता है कि 2020, ज़रूरी नहीं है वैसा ही लिखा गया हो। अब तिथि लिखने के कई तरीके हुआ करते थे। अब उन तरीक़ों के बारे में एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अंक के बदले जो नाम है भूमि के वो लिखे जाते थे। जैसे 1,
एक के लिए भूमि, भूमि क्या होती है, क्योंकि ज़मीन मतलब पृथ्वी एक ही है तो उसके बदले भूमि लिख लिया। अब हाथ दो होते हैं इसलिए दो के बदले हाथ लिख लिया। अब हम बोलते तीन लोक, त्रिलोक, तो तीन के लिए लोक लिख लिया। वेद चार है इसलिए चार के बदले वेद लिख लिया। तो इस तरह से अब मान लो 142 लिखा है, मतलब 142 लिखना है कोई तिथि, तो उसके बदले भूमि वेद कर लिखा गया हो। और इसके अलावा जो संवत इसमें होते हैं, संवतों के बारे हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप उसको भी देख सकते हो। फिर जो अभिलेख है, अभिलेखों में किस तरह की जानकारी हमें मिलती है। अब अभिलेखों में किस तरह की जानकारी मिलेगी, पहले तो जो राजनीतिक दशा है उसकी जानकारी मिलती है, कोई सम्राट कौन है, और सम्राट ने अभिलेख कहीं लगाया होगा, कहीं लिखा होगा या उसके नाम का कहीं अभिलेख होगा तो वो उसके राजनीतिक नियंत्रण में ही होगा, तो उसके साम्राज्य का पता लग जाता है। दूसरा जो अभिलेख है उसमें राजवंशों की वंशावली भी दी जाती है, तो वंशावली का भी पता लग जाता है। फिर इसमें हमें कौन सा शासक की जो प्रतिभाएं है उसका पता लगता है, या उसकी सफलताएं हैं, उसके युद्ध है, इन सब के बारे में भी पता चलता है। साथ ही साथ कई जगह हमें अधिकारियों के नाम, वित्तीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था का भी पता चलता है, या कोई ऐसे मुद्दे जो समाज में हो, कई बार वो भी अभिलेख में हमें जानने को मिलते हैं। फिर अभिलेखों से कई ऐसे धार्मिक मत या सांप्रदाय की हमें बात पता चलती है जो लिखित इतिहास में हमें जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अजीवक है, यक्ष है, नाग है, ये कई सांप्रदाय थे जिनका लिखित सबूत हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इनके लिए दान किए गए अभिलेख या इनके लिए जो दान की गई गुफाएं हैं या कोई अन्य सामग्री है, कोई मूर्ति है, उसमें कई बार हमें अभिलेख मिलते हैं और इन अभिलेखों से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है मुद्रा शास्त्र। अब मुद्रा शास्त्र क्या होता है, जब हम मुद्रा मतलब जो मनी है, कॉइन है, सिक्के है, उसके जो अध्ययन होता है उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अब मुद्रा क्या होती है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु होगी जिसके द्वारा एक तो लेन देन हो सकता है और जिस पे कोई राजकीय चिन्ह अंकित हो और एक निश्चित माप पद्धति द्वारा उसको बनाया गया हो और उसकी वैल्यू हो कुछ, तो उसको मुद्रा कहा जाता है। तो मुद्रा का काम क्या होता है, मुद्रा एक तो लेन देन में काम आती है, दूसरा धन संग्रहण में काम आती है। तो ये सारी जो मुद्राएं हैं इसका जब अध्ययन किया जाता है, खासकर प्राचीन मुद्राओं का, उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसमें जब ये माप की जो विधि होती है, माप के विधि या इसका जो विज्ञान होता है मुद्रा के, उसको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। फिर मुद्रा निधि क्या होती है, मुद्रा निधि होती है जब हमें बहुत सारे सिक्के, या हो सकता है 10 भी सिक्के हो, जब एक जगह इकट्ठे मिले, 10 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो सिक्के किसी जगह से जब हमें मिलते हैं इकट्ठे तो उसको मुद्रा निधि कहा जाता है। और सिक्कों का जो इतिहास है, अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो हमें कुछ लिखित इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वो वेदों में मिलती है। वेदों में निष्क, हिरण्यपिंड, शतमान, पाद आदि शब्दों का उपयोग किया गया है। अब ये क्या थे, या ये सिक्के थे या कुछ और थे, इस पे हम कह सकते हैं डिबेट है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन अष्टाध्याय और बौद्ध ग्रंथों में हमें कर्षपण, निष्क, शतमान इस तरह के सिक्कों के नाम पता चलते हैं। और इन सिक्कों का भार रति के हिसाब से होता था। रति एक बीज होता है, मान लो 10 बीज के भार के बराबर कोई सिक्का है तो उसको क्या बोलेंगे, 10 रति का सिक्का।
फिर जो पहली बार हमें सिक्के मिलते हैं या अर्लीस्ट जो सिक्के मिलते हैं हमें, सबसे प्राचीन सिक्के जो भारत में मिलते हैं वो है आहत सिक्के। इंग्लिश में इनको पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है और ये महाजनपद और मौर्य काल में प्रचलित थे। उसके बाद अनुत्कीर्ण सिक्के बनना शुरू हुए जिसको कास्ट कॉइन भी कहा जाता है। कास्ट कॉइन में क्या होता है कि एक सांचा बनाया जाता था मिट्टी का और उस सांचे के अंदर पिघलाकर धातु को भर दिया जाता था और फिर उस सांचे को ठंडा होने के बाद सांचे को तोड़ दिया जाता था और अंदर सिक्का तैयार मिलता था। तो इस तरह के सिक्के मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल में प्रचलन में थे। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आते हैं निर्गत सिक्के, डायस्ट्रक। अब डायस्ट्रक कॉइन कौन से होते हैं? डायस्ट्रक कॉइन वो होते हैं, इसमें क्या होता कि एक डाई बनाई जाती थी, मतलब एक मोहर की तरह, एक जैसे आप मोहर है वैसे बनाई जाती थी। फिर उसको जितने बाहर का सिक्का चाहिए, जिस धातु का सिक्का चाहिए उसकी शेप बना दी जाती थी और एक ठप्पा उस पर उस मोहर का लगा दिया जाता था। तो ठप्पे लगाने से, दोनों तरफ ठप्पे लगते थे, तो ठप्पों से जो सिक्के बनकर तैयार होते थे उन्हें कहा जाता था निर्गत सिक्के। और निर्गत सिक्के किस किसने चलाए? निर्गत सिक्के पहली बार हिंद यूनानियों ने चलाए। आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे ऊपर जो सिक्का दिख रहा है, सबसे ऊपर ये है कास्ट कॉइन। इसके साथ आपको जो सिक्का दिख रहा है, इसके आपको ये देखो कि दो सिक्के नहीं हैं, ये आम पृष्ठ भाग और इसका अग्रभाग है। अग्रभाग होता है हेड, जिसको आजकल आप कहते हैं। पृष्ठ भाग होता है टेल्स, ठीक है। तो हेड एंड टेल्स आपको दोनों दिख रहे हैं। तो हिंद यूनानी सिक्का आपको सबसे ऊपर दिख रहा है राइट साइड में, ये एगाथोक्लस द्वारा चलाया गया सिक्का है। फिर कुषाण की स्वर्ण मुद्राएं आपको दिख रही है। इसमें एक राजा है जो सामने आपको दिख रहा है आहुति देते हुए, और इसके बैक साइड में दूसरी तरफ जो है शिव दिखाया गया है नंदी के साथ। फिर सातवां सिक्के आपको जो थोड़ा डार्क कलर का दिख रहा है, जिसमें आपको नाव की बनी आकृति दिख रही है, ये सातवानों के सिक्के हैं। गुप्त सिक्के जो आपको गोल्ड कॉइन दिख रहा है, जिसमें राजा है, राजा के हाथ में दंड है और बैक साइड आपको एक फीमेल डीटी दिख रही है, फीमेल मतलब देवी की आकृति दिख रही है, ये गुप्त सिक्के हैं। तो गुप्त राजाओं ने भी सोने के, चांदी के और तांबे के कई सिक्के चलाए। उसके बाद पूर्व मध्यकाल में सिक्के बने, लेकिन कम सिक्के बने। फिर दक्षिण भारत में भी कई तरह के सिक्के थे। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, इन्होंने अपने अपने सिक्के चलाए थे। फिर सिक्कों का जो ऐतिहासिक महत्व है क्या है, या हमें इससे किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है? तो सिक्कों से एक तो हमें व्यापार और वाणिज्य की जानकारी प्राप्त होगी। तो व्यापार जो है समुद्री व्यापार हो रहा है, इसका पता चलता है। जैसे आपको सातवान के सिक्के में आपको दिख रहा है नाव बनी है। फिर कई भारतीय सिक्के, कई दक्षिण भारत में कई सिक्के हमें रोमन राजाओं के मिलते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रोमन राजाओं के साथ भारतीयों का व्यापार था। फिर कई श्रेणियों का पता लगता है, श्रेणियों ने भी कई सिक्के चलाए थे। निगम जिनको आप कहते हो, तो निगमों ने जो सिक्के चलाए, तो निगमों की जो कार्यप्रणाली है उसका भी हमें पता चलता है। फिर इसमें कई बार संवत लिखे होते हैं। तो जिन सिक्कों पे संवत होते हैं, कोई डेट डाली होती है, तो हमें उन सिक्कों से डेट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर इसके अलावा हमें कुछ युद्ध या जो राजनीतिक क्षेत्र है उसका भी पता चलेगा। अब जहाँ जहाँ वो सिक्के चले होंगे, वो उस सम्राट के राजनीतिक क्षेत्र में आ रहा होगा वो एरिया, उसका भी पता चलेगा। फिर मान लो कोई युद्ध हुआ है और किसी के ख़जाने पर किसी ने कब्ज़ा कर दिया है, उसकी जानकारी मिलेगी। इसमें हमें एग्जाम्पल मिलता है सातवान सिक्कों का। सातवान सिक्कों में गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जब नहापान शक राजा पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके सिक्कों पर या उसके जो राजकोष है उस पर अधिकार कर दिया था। तो उन सिक्कों पे उसने अपना ठप्पा
फिर से लगाया था। तो इस तरह के हमें सिक्के मिलते हैं। फिर इसके बाद हमें कुछ ऐसे राजाओं की जानकारी केवल सिक्कों के आधार पर मिलती है जो हमें लिखित स्रोतों में नहीं मिलती। जैसे इंडो ग्रीक शासक है, पार्थियन है, शक, क्षत्रप, कुषाण, सातवाहन, इस तरह के कई सिक्के हैं। और पंजाब से लेकर बिहार तक मित्र राजाओं के सिक्के चलते थे। तो मित्र राजाओं का हमें लिखित इतिहास कम ही मिलता है। तो ऐसे 25 शासकों के नाम हमें सिक्कों से देखने को मिले हैं। और ऐसे ही इंडो ग्रीक जो हिंद यवन शासक थे, इनके लगभग 30 राजाओं की जानकारी हमें केवल सिक्कों से प्राप्त होती है। उत्तर भारत में नाग नामक सिक्के भी, नाग नाम के कोई राजा थे, उनके सिक्के भी हमें मिलते हैं। तो इनकी जानकारी भी हमें केवल सिक्कों के आधार पर मिलती है। तो इसके अलावा राजनीतिक जो संबंध होते हैं उसकी जानकारी मिलती है। जैसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने जब लिच्छवी राजकन्या से शादी की थी, तो उन दोनों की जो शादी है उसके उपलक्ष्य में सिक्के चलाए गए थे। तो वो सिक्के भी उनके एक प्रकार से जो राजनीतिक गठबंधन है उसकी जानकारी हमें देते हैं। फिर चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने कई ऐसे सिक्के चलाए जिनमें उनके अलग अलग चरित्र का पता चलता है। जैसे सैन्य चरित्र है या सामाजिक है। अब जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त के हमें कई तरह के सिक्के मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने करवाया था, हमें उसकी जानकारी होती है। तो इस तरह के हमें कई सिक्कों की सहायता से कई प्रकार की जानकारी मिलती है। धार्मिक जानकारी भी मिलती है। धार्मिक जानकारी कैसे मिलेगी? सिक्कों पे धर्म से संबंधित चित्र उकेरे जाते थे। जैसे मैंने आपको कुषाण कॉइन की बात की, ये कुषाण विम कैडफाइसिस का कॉइन है। इसके बैक साइड में क्या है, शिव की आकृति बनी है। तो मतलब शैव मत उस समय प्रचलित था, या शिव को मानने वाले लोग काफ़ी थे। हो सकता है स्वयं राजा भी शिव को मानने वाला था। इसी तरह आप गुप्ता कॉइन पे देख सकते हो, बैक साइड में देवी की मूर्ति है। देवी ये लक्ष्मी है, वैसे ऑर्थोडॉक्सो इसको कहा जाता है। तो लक्ष्मी का ये एक रूप है। तो इसकी भी हमें आकृति मिल रही है। तो मतलब ये लक्ष्मी की पूजा करते थे। तो इस तरह से हमें बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी पुरातात्विक जो स्रोत है उनकी सहायता से मिलती है। तो ये सारी जानकारी जितनी भी हमने अभी डिस्कस की वो हमें कैसे मिल रही है? केवल पुरातात्विक स्रोतों की सहायता से। कई बार हमें लिखित स्रोतों में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जो हमें पुरातात्विक स्रोतों में मिल जाती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस थी और आज का ये टॉपिक था जो आपने समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।